आस ग्रुप तो 1983 से ही एक वेल नोन फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप माना जाता है। वो तो वेल्थी फैमिलीज़ के लिए उसका वेल्थ और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट नीड्स फुलफिल करने में मदद कर सकते हैं। आज यह वीडियो में हम बातचीत करते हैं कि आस्क इंडिया सेलेक्ट पीएमएस के बारे में। वो तो एक तरीके का मल्टी कैप पीएमएस होते हैं। आज यह वीडियो में हम यह पीएमएस के बारे में हम एनालाइज करते हैं और इसका पास्ट परफॉर्मेंस को वेरियस बेंचमार्क इंडिसेस से कंपेयर करते हुए हमको आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलते हैं, जिसके वजह से आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अब यह पीएमएस के बारे में डिटेल एनालिसिस करने से पहले हम देखें कि इसका जनरल ओवरव्यू अगर देखें तो ये तो इंडियन इक्विटीज़ में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हुए कैपिटल अप्रिसिएशन वजह से लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनते हैं और इसका मिनिमम टिकट साइज और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होते हैं कि ₹50 लाख। और यह तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए ये तो कैपिटल प्रिजर्विंग और जनरेटिंग कैपिटल अप्रिसिएशन पर फोकस रखते हैं। और देखेंगे तो ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं जिसके पास हाई ग्रोथ पोटेंशियल होते हैं। और इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो यह चीज़ों पर निर्भर होते हैं। चीज़ों हो सकते हैं कि साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी, अर्निंग्स ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, प्राइस वैल्यू गैप और कि गुड मैनेजमेंट। यह चीज़ों पर ध्यान रखकर ही वो तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनते हैं। इसकी बावजूद कंपनीज तो अदर चार्जेस भी लेते हैं। पहले होते हैं कि मैनेजमेंट फ़ी। या मैनेजमेंट फ़ी ऑफ द क्लाइंट तो चुनने वाले कमीशन स्ट्रक्चर पर निर्भर होते हैं। दूसरा होता है कि अपफ्रंट चार्जेस। ये तो अपफ्रंट चार्जेस तो एडवांस से ही लेते हैं और इसका रेंज हो सकते हैं कि 0.8% से 1.8% ऑफ द टोटल असेट वैल्यू। तीसरा होता है कि ब्रोकरेज चार्जेस। ये आज पीएमएस सॉल्यूशन तो देखें तो पोर्टफोलियो मैनेजर करने वाले सभी ट्रांजैक्शन पर निर्भर होते हुए इन्वेस्टर के लिए ब्रोकरेज चार्जेस तो दे दिया जाते हैं और इसका रेंज हो सकते हैं कि 0.01% से 0.35% ऑफ द एंटायर ट्रांजैक्शन अमाउंट। चौथा होता है कि कस्टोडियन चार्जेस। यह ऑर्गेनाइजेशन तो इन्वेस्टर और की कस्टमर पर कस्टोडियन चार्जेस भी डालते हैं और इसका रेंज हो सकते हैं कि 0.2% से 0.3% ऑफ द एंटायर असेट वैल्यू। और लास्ट में होते हैं कि डिपॉजिटरी चार्जेस। यह डिपॉजिटरी चार्जेस का रेंज हो सकते हैं कि 0.11% से 0.21% ऑफ द असेट वैल्यू। अब हम नेक्स्ट देखने वाले चीज़ होते हैं कि पीएमएस का मार्केट और सेक्टोरल एलोकेशन। मार्केट कैप देखें तो प्रिडोमिनेटली लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। वो तो 62% तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 35% तो मिड कैप में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। सेक्टोरल एलोकेशन देखें तो ज़्यादा बैंक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उसके बाद वो तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उसका परसेंटेज हो सकते हैं कि 11.70 और कि 9.170% रेस्पेक्टिवली। उसके बाद ये तो रिटेल इंश्योरेंस वो तो रफली 8% और कि 8.50% का रेंज पर होते हैं। अब हम देखें कि आस्क इंडिया सेलेक्ट पीएमएस का आइडियल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको क्या क्वालिटीज़ की ज़रूरी पड़ती है। आप तो तैयार होना चाहिए कि मिनिमम 50 लाख इन्वेस्ट करने के लिए और आपके पास कोई भी इमीडिएट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स नहीं होना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन पर निर्भर होना चाहिए, जिसके वजह से आपके लिए ज़्यादा रिटर्न मिलने का मौका तो ज़्यादा हो सकते हैं। और आपके पास या फाइनेंस स्पेस और कि इंडियन कंजम्पशन सेक्टर पर डीप कन्विक्शन और ट्रस्ट भी होना चाहिए और आपके पास रिस्क टॉलरेंस तो ज़्यादा होना चाहिए। और आप तो पीएमएस का फंड मैनेजर पर पूरे भरोसा रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप तो फ्रूटफुल होते हैं और आपको इसी तरह भरोसा होना चाहिए कि फंड मैनेजर तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे। अब इसी समय हम देखें कि आस्क इंडिया सेलेक्ट किस तरीके से वो कंपनीज़ को फिल्टर कर दिया जाते हैं और किस तरीके का क्वालिटी स्टॉक्स चुनते हैं और उसका स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो क्या होता है। स्टेप 1 और कि स्टेज 1 देखेंगे तो ये तो टॉप 500 कंपनीज़ को चुन कर दिया जाता है और वो तो इसी फिल्टर कर दिया जाता है जिसके पास 25% से भी ज़्यादा प्रोमोटर और की फैमिली होल्डिंग्स अप्लाइड हो चुका है। दूसरे स्टेज और दूसरे स्टेप में देखें तो यह कंपनीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए कि 100 INR, वो तो बिफोर टैक्स। इसके वजह से वो तो अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज़ को और आसानी से निकल भी कर सकते हैं। इसी कारण के लिए कंपनीज तो रिड्यूस हो सकते हैं कि 410 कंपनीज जो होते हैं कि प्रिडोमिनेटली एंटरप्रेन्योर और कि फैमिली ओन्ड बिजनेस जिसके पास गुड ग्रोथ
हेस्टी होते हैं। स्टेज 3 और स्टेप 3 देखेंगे तो यह तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE अप्लाई कर दिया जाता है और वो हो सकता है कि 25% ऑफ द प्रेसीडिंग क्वार्टर। इसके वजह से ये कंपनी इसको फर्दर भी फिल्टर कर सकते हैं। स्टेज 4 और की स्टेप 4 इसमें 2 फिल्टर्स तो अप्लाई कर दिया जाते हैं। फिल्टर 1 देखें तो यह कंपनीज के पास अर्निंग ग्रोथ होना चाहिए कि मिनिमम 20 to 25%, और देखें तो इसके वजह से वो तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए कोई भी कैपिटल डिल्यूशन ना होने वाले कंपनीज को चुनते हैं। और दूसरे फिल्टर हो सकते हैं कि या तो 20% प्राइस वैल्यू डिफरेंस हो सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उस पर भी ध्यान रखकर वो कंपनीज को फिल्टर कर दिया जाते हैं। स्टेज 5 और स्टेप 5 वो होता है कि फाइनल, और इसमें देखें तो अब 20 और 25 कंपनीज का स्टॉक्स ही बाकी होने के कारण इन्वेस्टर के लिए क्वालिटी स्टॉक्स चुनने का मौका तो ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए यह कॉम्बिनेशन वजह से ओवरऑल क्वालिटी, एफिशिएंट डाइवर्सिटी और मिनिमम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिलते हैं, जिसके वजह से वो तो क्वालिटी स्टॉक्स इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाते हैं। हर इन्वेस्टमेंट व्हीकल और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं कि उसका रिटर्न्स। इसीलिए अब यह PMS रिटर्न्स के साथ हम बेंचमार्क रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं। अगर देखें तो ये PMS रिटर्न्स के साथ बेंचमार्क रिटर्न्स कंपेयर किए तो यह इलस्ट्रेशन आपको और इन्वेस्टर के लिए यह जानकारी देते हैं कि यह तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा रिटर्न ही दे चुका है, और जो भी इन्वेस्टर एक डिकेड के लिए PMS में इन्वेस्ट कर दिया जाता है उसको रिटर्न्स होता है कि 15 to 16%। ये तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स ही दिख रहे हैं। अब हम देखें कि यह चुनने वाले कंपनीज का CAGR वो तो पिछले 5 साल के लिए। अगर देखें तो वो चुनने वाले कंपनीज भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ही दे चुके हैं, इसीलिए यह फिल्ट्रेशन प्रोसेस पर इन्वेस्टर और आपके लिए ज़्यादा भरोसा भी होते हैं कि यह तो अच्छा स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करने के कारण इन्वेस्टर और कि आपके लिए अच्छा रिटर्न देने के मौका तो ज़्यादा होते हैं। अब इसको हम निफ्टी 50 से कंपेयर करते हैं। जब आपने निफ्टी 50 लॉन्ग टर्म में कंपेयर किए तो ये PMS तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ही दे चुका है इन्वेस्टर के लिए, लेकिन बाकी अदर टाइम फ्रेम्स में देखें तो निफ्टी 50 सुपीरियर होता था, और जब पोस्ट कोविड का समय आ चुका है उस समय PMS तो उतना ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट ना एक्सपीरियंस करने के कारण इसका रिटर्न तो मीडियम टर्म में उतना ज़्यादा और उतना बेनिफिशियल नहीं होता था इन्वेस्टर के लिए। अब फाइनली ये PMS को हम म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपेयर करते हैं। अगर देखें तो ये तो मल्टी कैप PMS होने के कारण हम इसको एक्टिवली मैनेज मल्टी कैप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं। अगर देखें तो ये एक्टिवली मैनेज मल्टी कैप फंड से इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न दे चुका है अगर आपने PMS से कंपेयर किया तो, वो तो भी लॉन्ग टर्म में। अगर आपने प्रीवियस कंपैरिजन देखेंगे तो सभी कंपैरिजन में ये PMS तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर के लिए दे चुका है और सुपीरियर ही होते हैं, लेकिन अगर आपने एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से कंपेयर किया तो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म में इससे ज़्यादा रिटर्न देने के कारण वही इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकते हैं। हर इन्वेस्टमेंट व्हीकल और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि टैक्सेशन, क्योंकि वही रिटर्न्स को डिसाइड करते हैं। इसलिए अब यह PMS का टैक्सेशन के बारे में हम देखेंगे। अब सब देखने वाले वैल्यूज़ और की रिटर्न्स तो प्री टैक्स वैल्यू होते हैं। जब आप टैक्स को कंसिडर करते हैं यह वैल्यू और के रिटर्न्स तो कम ही होते हैं, और यह PMS में इन्वेस्टर के लिए मिलने वाले डिविडेंड्स के लिए वो तो टैक्स देने की ज़रूरी पड़ती है। लेकिन अगर आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के साथ म्यूचुअल फंड्स कंपेयर किए तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में इन्वेस्टर के लिए हाइयर टैक्स लायबिलिटी होने के कारण रिटर्न्स तो उतना ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड में देखें तो इन्वेस्टर्स के लिए कुछ लिवरेजेस होने के कारण इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड ही ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं अगर आपने PMS से कंपेयर किए तो, स्पेशली टैक्सेशन पार्ट में, क्योंकि इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड के लिए टैक्स बेनिफिट होते हैं और टैक्स बेनिफिट वजह से उसको ज़्यादा रिटर्न मिलने का मौका तो हाइयर होते हैं। अब एज एन इन्वेस्टर आपको संदेह होते हैं कि यह PMS में मैं इन्वेस्ट करूं और कि ना करूं, इसीलिए बेटर क्लैरिटी मिलने के लिए हम फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं। अगर देखें तो ये आस्क इंडिया सेलेक्ट PMS के साथ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, असेट मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी और कि वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज होने के कारण इसके लिए ज़्यादा अच्छा रेप्यूटेशन होते हैं। और देखें तो जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म बेसिस और कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और कैपिटल अप्रिसिएशन के बारे में सोचते हैं उसके लिए तो अच्छा ऑप्शन ही होते हैं, लेकिन फ्यू थिंग्स को कंसिडर करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो PMS को अंडर परफॉर्मेंस होना नेचुरली होते हैं, लेकिन उसका टाइम फ्रेम पर वो तो ध्यान रखना है।
इसमें देखें तो यह टाइम फ्रेम तो नियरली 5 ईयर्स होने के कारण यह पीएमएस तो इन्वेस्टर के लिए उस समय ज़्यादा परेशान दे सकते हैं और उस समय इन्वेस्टर के लिए तो उतना फ़ायदा नहीं दे सकते हैं। और देखें तो यह तो टैक्सेस, फीस और सेवरल ब्रोकरेजेस होने के कारण इसका रिटर्न तो डिमिनिश हो सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी एक्सपेंस रेशियो होते हैं, लेकिन अगर आपने पीएमएस से कंपेयर किए तो इसमें उतना चार्जेस ना होने के कारण इन्वेस्टर के लिए हाइयर रिटर्न मिलने का मौका तो हाइयर होते हैं। और देखें तो यह पीएमएस तो ज़्यादा रिटर्न देने की ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि यह तो ज़्यादा टैक्सेस, फीस और ब्रोकरेज मांगने के कारण यह तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा रिटर्न देने की ज़रूरी पड़ती है। लेकिन यह तो उसी तरह रिटर्न ना देने के कारण इन्वेस्टर के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होते लॉन्ग टर्म में। और देखें तो लैक ऑफ लिक्विडिटी, यह तो कॉमन चीज़ बनती है पीएमएस में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा लिक्विडिटी होने के कारण वो तो किसी भी लाइफ सिचुएशंस को टैकल कर सकते हैं। लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी पीएमएस में ना होने के कारण इन्वेस्टर तो पीएमएस से दूर रखने के बारे में सोचते हैं। और देखें तो अगर आपने यह पीएमएस से दूर रखने से आप तो अदर आउट परफॉर्मिंग पीएमएस को चुन कर सकते हैं। और हमने पहले देख लिया ना, एक्टिवली मैनेज फंड्स भी एक बेटर चॉइस होते हैं, जिसके वजह से आपको ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट करने का मौका तो अच्छा होते हैं। अगर आपको संदेह है कि आप किस तरीके का प्लान और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को चुनना चाहिए, आप तो फाइनेंशियल प्लानर के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो तो बताते हैं कि यह पीएमएस आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, और तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चुनने, उस तरीके से आप इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स ही मिलते हैं, और वो रिटर्न्स आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मदद भी कर सकते हैं। अगर आपको ये आस्क इंडिया सेलेक्ट पीएमएस के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।